जंगल के एक पुराने पेड़ के कोने में, जहां सूखी घास का एक छोटा सा घोंसला था, वहां रीमा चिड़िया और उसका पति टुन्नू रहते थे। रीमा गर्भवती थी और जल्द ही उनके जीवन में एक नन्ही खुशी आने। ओ टुन्नू जी, अब मैं भी माँ बन जाऊंगी। हाँ, अब इस जंगल का कोई भी पक्षी मुझे ताना नहीं मारेगा कि मैं माँ नहीं बन सकती। मेरा सूना घर अब चहचहा उठेगा। हाँ रीमा, तुम सही कह रही हो। अगर हमारे घर नन्ही बेटी आई तो हम उसका नाम चुटकी रखेंगे, और अगर बेटा हुआ तो कुक्कू। हम उसे आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ना सिखाएंगे और बहुत लाड प्यार करेंगे। कुछ दिन बीत गए और रीमा ने एक सफेद अंडा दिया, लेकिन खुशी के साथ साथ एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो गई। आसमान से आग बरस रही थी और गर्मी बेतहाशा बढ़ गई थी। टुन्नू जी, इतनी गर्मी में हम तो जैसे तैसे रह लेंगे, लेकिन जब हमारा बच्चा इस अंडे से बाहर आएगा तो वो ये तपिश कैसे बर्दाश्त करेगा? हमें अभी से उसके लिए कोई ठंडा उपाय सोचना होगा। घबराओ मत रीमा, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। कुछ दिनों बाद अंडे से एक नन्ही और प्यारी सी चिड़िया बाहर आई। उसकी छोटी सी चोंच और सुनहरे पंख देख रीमा और टुन्नू की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसका नाम चुटकी रखा। एक सुबह भोजन की तलाश में टुन्नू उड़ते हुए नदी के किनारे पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गया। अरे वाह, यहाँ कितनी ठंडक है। नदी के पानी से टकराकर आने वाली हवा कितनी ताजी है। मुझे तुरंत रीमा को यहाँ बुलाना चाहिए। टुन्नू घर लौटकर रीमा को सब बताता है। अगले दिन वे तीनों नदी किनारे पहुंचते हैं। वहां रीमा की नजर किनारे पर उगी मखमली हरी घास पर पड़ती है। टुन्नू जी, देखिए, ये हरी घास कितनी ठंडी और नरम है। क्यों ना हम इसी घास से अपना नया घर बनाएं? सूखी घास के मुकाबले ये घर गर्मियों में फ्रिज की तरह ठंडा रहेगा। वाह रीमा, तुम्हारा दिमाग तो वाकई तेज चलता है। चलो, अभी काम शुरू करते हैं। दोनों ने मेहनत की और एक खूबसूरत हरी घास का घर तैयार किया। वे वहां मजे से रहने लगे, लेकिन उनकी यह सुख शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। कालू कौवा, जो हमेशा दूसरों की मेहनत पर नजर रखता था, वहां आ पहुंचा। अरे रीमा, तुम तो बड़ी चालाक निकली। यहाँ नदी किनारे मजे से ठंडे घर में रह रही हो और मैं वहाँ धूप में जल रहा हूँ। ये नाइंसाफी है। तुम्हें मेरे लिए भी ऐसा ही घर बनाना होगा, वरना मैं तुम्हारा ये घर तहस नहस कर दूंगा। कालू भाई, मैंने और टुन्नू जी ने बड़ी मेहनत से इसे बनाया है। मुझे अपनी छोटी बच्ची का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेरे पास इतना समय नहीं है। आप खुद क्यों नहीं बना लेते? मुझे काम करना पसंद नहीं। तुम जानते हो मैं कितना बुरा हूँ। अगर मेरा काम 2 दिन में पूरा नहीं हुआ तो अंजाम बुरा होगा, समझी? कालू के जाने के बाद रीमा डर गई और उसने रोते रोते घास और गीली मिट्टी इकट्ठा की। उसने 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद कालू के लिए एक शानदार घर तैयार किया। जब कालू वापस आया तो रीमा ने उसे उसका घर सौंप दिया। कालू ने दिखावे के लिए माफी मांगी, लेकिन उसके मन में खोट था। कालू अपने नए घर में आराम से सो रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था कि उसने रीमा को डराकर अपना काम निकलवा लिया। लेकिन उसी रात मौसम ने करवट ली। अचानक तेज आंधी और तूफान चलने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? हवा इतनी तेज है कि मेरा घर हिल रहा है। रीमा और टुन्नू ने अपना घर नदी के किनारे एक सुरक्षित चट्टान की ओट में बनाया था, इसलिए वे सुरक्षित थे। लेकिन कालू ने जबरदस्ती अपना घर एक ऊंची और असुरक्षित टहनी पर बनवाया था। अचानक एक बड़ा झोंका आया और कालू का घर हवा में उड़ गया। कालू सीधे नीचे कीचड़ में जा गिरा। बचाओ, बचाओ, मेरा घर उड़ गया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? सुबह हुई। कालू शर्मिंदा होकर रीमा के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर अहंकार नहीं, बल्कि पछतावा था। रीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे जबरदस्ती घर बनवाया, लेकिन मेहनत के बिना मिली सुख सुविधा ज्यादा टिकती नहीं है। कल रात तूफान में मेरा घर तबाह हो गया।
क्योंकि वह लालच की बुनियाद पर बना था। कालू भाई, मेहनत का फल ही मीठा होता है। अगर आप कल हमारे साथ मिलकर काम करते तो शायद आपका घर भी सुरक्षित रहता। कोई बात नहीं कालू, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें सिखा सकते हैं कि मजबूत घर कैसे बनाया जाता है। कालू ने उनकी बात मान ली। उसने पहली बार खुद मेहनत की और अपना घर सुरक्षित जगह पर बनाया। अब जंगल में शांति थी। रीमा, टुन्नू और चुटकी अपने ठंडे महल में खुशी खुशी रहने लगे और कालू अब एक मेहनती पक्षी बन गया था। एक बहुत ही पुराने और घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे दरख्तों के बीच सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं, वहां रीमा नाम की एक मेहनती चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका पति टुन्नू और उनके 5 प्यारे बच्चे थे। एक समय था जब टुन्नू जंगल का सबसे फुर्तीला पक्षी माना जाता था, लेकिन बुरी संगत का असर लोहे को भी जंग लगा। जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ पर कालू कौवा रहता था, जो अपनी कामचोरी और मक्कारी के लिए मशहूर था। जब से टुन्नू की दोस्ती कालू से हुई थी, उसने मेहनत करना छोड़ दिया था। अरे टुन्नू भाई, देखो उन बेवकूफ पक्षियों को जो धूप में पसीना बहाकर दाना जमा कर रहे हैं, और एक हम हैं, ठंडी हवा और मजे की नींद। कहो कैसा लग रहा है? सच कह रहे हो कालू यार। पहले मुझे लगता था कि बिना काम किए जीवन कैसे चलेगा, पर अब तो मुझे इस आराम की आदत हो गई है। खाओ, पियो और सो जाओ, यही तो असली स्वर्ग है। बिल्कुल, मेहनत तो गधे करते हैं, हम तो राजा है राजा। सूरज ढलने को था। रीमा दिन भर की उड़ान के बाद चोंच में कुछ दाने दबाए अपने घोंसले में लौटी। उसके पंख दुख रहे थे, लेकिन बच्चों को भूख से बिलखता देख उसने तुरंत उन्हें खाना बनाना शुरू किया। टुन्नू अभी अभी सोकर उठा था। अरे, इतनी देर लगा दी, मेरा खाना कहाँ है? कब से इंतजार कर रहा हूँ। मैं सुबह से मीलों दूर उड़कर भोजन की तलाश में थी। अभी बस घर में कदम रखा है, मुझे थोड़ा सांस तो लेने दीजिए। हाँ, मैं भी आपके लिए भी कुछ बनाती हूँ। रीमा ने अपनी थकान को नजरअंदाज करते हुए अपने हिस्से का भोजन भी टुन्नू के सामने रख दिया। रात हो चुकी थी, बच्चे सो गए थे, लेकिन रीमा की आंखों में चिंता थी। सुनिए, मैं अब बहुत थकने लगी हूँ। अगर आप थोड़ा साथ दे और भोजन ढूंढ लाया करे तो मैं घर का और बच्चों का पूरा ध्यान रख लूँगी। अकेले सब कुछ संभालना अब मेरे बस के बाहर हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ बैठा रहता हूँ? मैं भी तो घर पर बच्चों की रखवाली करता हूँ। तुम भोजन लाकर मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हो। रखवाली तो मैं भी कर सकती हूँ। याद कीजिए, कालू से मिलने से पहले आप कितने मेहनती थे। अब आप बिल्कुल उसकी तरह कामचोर हो गए हैं। टुन्नू ने उसकी बात अनसुनी कर दी और करवट लेकर सो गया। रीमा ने एक गहरी सांस ली और उदास मन से सो गई। उसे पता नहीं था कि अगला दिन उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती लाने वाला था। अगली सुबह जंगल में एक खूंखार चील के आने की खबर आग की तरह फैल गई थी। रीमा ने नाश्ता तैयार किया और निकलने से पहले टुन्नू को जगाया। सुनिए, उठिए, मैंने नाश्ता बना दिया है। बच्चों को खिला दीजिएगा और खुद भी खा लीजिएगा। और सुनिए, आज जंगल में वो बड़ी लाल आंखों वाली चील घूम रही है। खबर मिली है कि वो छोटे बच्चों को उठा ले जाती है। प्लीज़ आज सोइएगा मत, बच्चों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तुम जाओ, ज्यादा लेक्चर मत दो, मैं देख लूंगा। रीमा भारी मन से भोजन की तलाश में उड़ गई। टुन्नू उठा। उसने पेट भरकर नाश्ता किया। ठंडी हवा चल रही थी, जिसे महसूस करते ही उसकी आंखें फिर से भारी होने लगीं। थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ, बच्चे तो यहीं खेल रहे हैं, ये सोचकर वह फिर से गहरी नींद में सो गया। बच्चे घोंसले में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। तभी सबसे छोटे कुक्कू ने एक रंग बिरंगी तितली देखी। अरे देखो, वो कितनी सुंदर तितली है, चलो उसे पकड़ते हैं। नहीं भैया, माँ ने बाहर जाने से मना किया है। पिताजी भी सो रहे हैं, अगर हम चले गए तो वे नाराज होंगे। अरे बुद्धू, पिताजी तो कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं,
उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हम बस उस पेड़ तक जाएंगे और वापस आ जाएंगे। चलो भी। बच्चों का मन चंचल होता है। वे सब उस तितली के पीछे पीछे घोंसले से निकल पड़े। तितली उन्हें जंगल के उस हिस्से में ले गई जहां झाड़ियां घनी और रास्ता सुनसान था। खेलते खेलते वे रास्ता भटक गए। अचानक हवा का रुख बदला और सन्नाटा छा गया। बच्चों ने देखा कि आसमान में एक विशाल परछाई मंडरा रही है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वह खूंखार चील एक सूखे पेड़ की डाल पर आ बैठी। उसकी नुकीली चोंच और भूखी आंखें बच्चों पर गड़ी थीं। बच्चे डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए और रोने लगे। वाह, आज तो दावत खुद चलकर मेरे पास आई है। नन्हे मुन्ने पक्षी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? हमें जाने दो, हम रास्ता भूल गए हैं। घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे असली घर पहुंचा दूंगा, मेरे पेट में। चील ने अपने पंख फैलाए और झपट्टा मारने ही वाली थी कि तभी वहां रीमा आ पहुंची। अपने बच्चों को मौत के सामने देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन यह डरने का नहीं, कुछ करने का वक्त था। रीमा ने तुरंत अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। रुको महाबली चील, रुक जाओ। तू कौन है पिद्दी, और मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो बस आपको खबर देने आई थी। आप यहाँ इन बच्चों के पीछे पड़े हैं और वहाँ उस पहाड़ी वाले घोंसले में एक काला कौआ आपके कीमती अंडे खा रहा है। मैंने उसे अभी अभी आपके घोंसले में घुसते देखा है। क्या? मेरे अंडे? उस काले कौवे की इतनी हिम्मत? अपने अंडों की बात सुनकर चील का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बच्चों को भूलकर आंधी की रफ्तार से अपने घोंसले की तरफ उड़ गया। रीमा ने राहत की सांस ली। वह कांपते हुए अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें पंखों में समेट लिया। रीमा बच्चों को लेकर सुरक्षित घर लौटी। टुन्नू अभी भी बेखबर सो रहा था। रीमा ने बच्चों को सुलाया, लेकिन उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। वह मंजर उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। कैसे चील उसके बच्चों को निगलने ही वाला था। अगर आज मैं समय पर नहीं पहुंचती तो क्या होता? मैं अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो देती। ये सदमा रीमा के लिए बहुत गहरा था। रात होते होते उसका शरीर तप कर अंगारा हो गया। उसे तेज बुखार चढ़ा गया। वह पूरी रात कांपती रही और बड़बड़ाती रही। अगली सुबह जब टुन्नू की आंख खुली तो उसने देखा कि रीमा अभी तक सो रही है। यह अजीब था, क्योंकि रीमा हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी। रीमा, उठो, नाश्ता नहीं बनाना क्या? मुझे भूख लगी है। रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। टुन्नू ने पास जाकर उसे हिलाया तो उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। रीमा की हालत देखकर टुन्नू घबरा गया। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं कल सोता नहीं रहता तो ये नौबत नहीं आती। तुम लेटे रहो, मैं आज भोजन लेकर आऊंगा। टुन्नू आज महीनों बाद भोजन की तलाश में निकला। बाहर कड़ी धूप थी। उसे आदत छूट चुकी थी, इसलिए थोड़ी ही देर उड़ने में उसके पंख दुखने लगे। हे भगवान, ये काम तो बहुत मुश्किल है। रीमा रोज ये सब कैसे करती है? धूप में जलना, कांटों से बचना और फिर घर आकर काम करना। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। शाम को जब टुन्नू घर लौटा तो वह पूरी तरह थक चुका था। उसने घर जाते ही सबके लिए खाना बनाया। उसने रीमा और बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाया। रीमा की आंखों में यह देखकर आंसू आ गए। रीमा, मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हुआ कि तुम हम सबके लिए कितनी मेहनत करती हो। कालू की बातों में आकर मैं अपना फर्ज भूल गया था। कल अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मुझे खुशी है कि आपको एहसास हुआ। हम एक परिवार हैं और गाड़ी दोनों पहियों से ही चलती है। मैं वादा करता हूँ, अब से तुम अकेले काम नहीं करोगी। मैं कालू की संगत छोड़ दूंगा और पहले जैसा मेहनती टुन्नू बनूंगा। अब तुम आराम करो, घर मैं संभाल लूंगा। उस दिन के बाद से जंगल में सब कुछ बदल गया। टुन्नू ने अपनी कामचोरी छोड़ दी और एक जिम्मेदार पिता बन गया। रीमा और टुन्नू अब मिलजुल कर काम करते
और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगे। जंगल के बाकी पक्षी भी टुन्नू के बदलाव की मिसाल देने लगे। और रही बात कालू कौवे की, उसे अब अकेला ही पेड़ पर बैठकर अपनी मक्कारी का राग आलापना पड़ता था।